मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे। ओके जी, यहाँ पर आ जाए। मैं ये बात कह रहा था कि कितना शिफ्ट होगा, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मेरे भाई किस पे डिपेंड करता है ये चीज़ डिपेंड करती है लोड पर। ठीक है, ये चीज़ डिपेंड लोड पर कि जितना ज्यादा लोड होगा उतना ज्यादा करंट आएगा, जितना ज्यादा करंट आएगा उतना ज्यादा उसके साथ वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी उतनी डिस्टॉर्शन होगी, जितनी ज्यादा डिस्टॉर्शन होगी उतना ज्यादा न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट करेगा, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन जितने ज्यादा होंगे उतना न्यूट्रल प्लेन शिफ्टिंग होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अच्छा, अब ये पूरी बातें यहाँ पर यार यही लिखी हुई हैं, इनको आप फिर खुद पढ़ लेना। मैं देखो, मैं पढ़ पढ़ के सुनाता शायद आप बोर हो जाते, इसलिए मैंने खुद से सारी चीजें बताई, इसको आप जरा पढ़ लीजिएगा। और ये तो मेरे भाई कुछ भी नहीं लिखा, सही मायनों में जो सारी डिटेल है वो बुक में दी हुई है, तो इसको पढ़कर एक दफा बुक भी लाजमी पढ़नी है आपने। ठीक है, तो इसको पहले पढ़ें और फिर एक दफा बुक पढ़ लें। ओके, अब इसमें एक आखिरी बात कि मेरे भाई ये जो शिफ्टिंग हो रही है, कहाँ गया वो हमारे पास, हाँ, ये जो शिफ्टिंग हो रही है ये हो रही है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी अगर मूवमेंट जो है हमारी एंटी क्लॉक है तो शिफ्टिंग भी एंटी क्लॉक हो रही है। ठीक है ना, यानी कि देखें आप ओमेगा इस तरफ को जा रहा है तो हम शिफ्ट भी इस तरफ को कर रहे हैं। ये केस होता है जनरेटर में, याद रखिएगा। मोटर में इसका ऑपोजिट केस होगा। मोटर में क्या केस होगा कि अगर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आपकी एंटी क्लॉक है तो हमारी शिफ्टिंग जो होगी वो क्लॉक होगी। क्यों? क्योंकि मोटर और जनरेटर में क्या फर्क होता है, जल्दी से बता दे कोई बच्चा, चैप्टर 1 में पढ़ाया है। करंट की डायरेक्शन का। बिल्कुल सही, वेरी गुड यार, रात बहुत मजा आया सुनकर। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाती है, याद है मैंने 3-4 आपको तब वो बताई थी, वो पूरे लेक्चर जब करवा रहा था। इसलिए यस सर। हाँ, बस ये चीज होती है कि यार ये बातें ना अगर याद रहे तो फिर क्या ही बात है। तो मेरे भाई डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाती है, बाकी रोटेशन की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती। तो देखो रोटेट तो इसी तरह से होता रहेगा, लेकिन अगर ये डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो डॉट के बजाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? और इधर क्या आ जाएंगे, डॉट आ डॉट्स आ जाएंगे। जाएंगे। तो ऑब्वियसली जो हमने ये चीज बनाई थी ये उलट जाएगी, यानी कि ये डायरेक्शन नीचे को हो जाएगी, ये डायरेक्शन ऊपर को हो जाएगी। तो ये चीज जब उलट जाएगी तो यहाँ पर ऐड होने लगेगा और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होने लगेगा, तो न्यूट्रल प्लेन की शिफ्टिंग जो होगी वो इस तरफ को हो जाएगी बजाय इस तरफ होने के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जनरेटर है, ये एक पहचान, जनरेटर है तो न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और अगर मोटर है तो न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट होगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ये बात आपको याद रखनी है। ये देखिए आखिरी पैराग्राफ, for the generator shown here the magnetic neutral plane shifted in the direction of rotation. If this machine had been a motor, the current in its rotor would be reversed and the flux would bunch up in the opposite corners from the bunches shown in the figure. यानी जो फिगर में bunches दिखा रहे हैं वो opposite bunches होंगे. As a result the magnetic neutral plane would shift the other way. Clear to everyone? यस सर। तो इन सब में मेरे भाई मतलब है, तो इसको अच्छे तरीके से समझना है। मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए, ठीक है? अच्छा, अब ये भी पढ़ लीजिए। इन जनरल द न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉर जनरेटर्स एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉर अ मोटर. Furthermore, the amount of shift depends on the amount of rotor current and hence on the load of the machine. ये सारी बातें हमने डिस्कस करनी की नहीं करनी। न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट जो होता है वो डायरेक्शन में होगा जनरेटर की, यानी मोशन की डायरेक्शन में होगा अगर जनरेटर है, और मोशन के ऑपोजिट होगा अगर मोटर है, और लोड पे डिपेंड कर रहा होता है। सबको क्लियर हो गई यहाँ तक बात? जल्दी से बताओ। यस सर। यस सर। पढ़ें ये वाला जुमला, पढ़ें जल्दी से, बताएं, पढ़िए। What is so important regarding the neutral plane shift? एग्जैक्टली, बुक में बड़ा अच्छा एक सवाल लिखा है, व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट। यानी वो आप लोगों ने सुना होगा ना, टीवी पे भी आता है पंजाबी में, एक वो लफ्ज कहते हैं ना कि फिर सानू की, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जुमला कि भाई न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट हो गया तो कहते हैं कि फिर सानू की, यानी फिर हमें क्या भाई, शिफ्ट हो रहा है तो होता रहे, तो हमें क्या। तो मेरे भाई शिफ्ट होने से क्या प्रॉब्लम पैदा हो रही है जी? अब आप कहेंगे सर न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट होने से आर्किंग होती है, कैसे पता? हमने ट्री बनाया था, याद है आपको? जी सर। हाँ, तो वो ट्री तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं मतलब मींस दैट आर्किंग तो हो रही है, होगी कैसे। देखो अब जरा इसमें भी गौर से समझने वाली बात है कि हम जो लगाते हैं ना कार्बन ब्रशेस, तो कार्बन ब्रशेस में आप लोग जानते होंगे, मैंने एक बात की थी कि कार्बन ब्रशेस कम्यूटेटर सेगमेंट्स, बल्कि कार्बन ब्रशेस को भी छोड़ो, कम्यूटेटर सेगमेंट्स आपके क्या कर रहे होते हैं, स्विचिंग। अभी हमने
थोड़ी देर पहले रिवाइज किया था, याद है? क्या कर रहे होते हैं? स्विचिंग, कनेक्शन को एक से दूसरे को मिला रहे होते हैं। तो आपको याद है ना, जब एक कनेक्शन ब्रेक हो रहा होता है और दूसरा मेक हो रहा होता है तो कुछ देर के लिए दोनों शॉर्ट हो जाते हैं। जी सर। तो वो जो लम्हा होता है, किसी ने बहुत पहले एक सवाल पूछा था कि सर शॉर्ट होने से करंट नहीं फ्लो करेगा, मैंने उस वक्त टाल दी थी बात, घुमा दी थी, वो इसीलिए टाल दी थी कि वो बाद में आज के दिन हमने पढ़ना है वो। तो वो जो शॉर्ट करता है थोड़ी देर के लिए, तो वो शॉर्टिंग जो है, क्या वो करंट को बहुत हैवीली फ्लो नहीं करवाएगा? बिल्कुल करवाएगा। तो क्या प्रॉब्लम होगी हैवीली फ्लो होने से? हैवीली फ्लो होने से प्रॉब्लम ये होगी कि वैसे तो करंट ज्यादा होना जाहिर है गर्म करता है चीज को, मगर वहां पर प्रॉब्लम गर्मी का नहीं है, वहां पर प्रॉब्लम है स्विचिंग का। यार खुद सोचो कि जब बड़ा हाई करंट गुजर रहा हो और अचानक आप वहां स्विचिंग कर दो तो क्या होगा? जरा कॉमन सेंस से सोच के बताओ। कहीं से अचानक हैवी करंट गुजरे और आप स्विचिंग मार दो तो उस जगह पे क्या चीज होगी, बताइए? स्पार्क पैदा हुआ। बिल्कुल होगा। इसकी मिसाल है कि आप किसी हैवी चलती हुई चीज के प्लग को अचानक वॉल आउटलेट से खींच दें बाहर, तो स्पार्क बाहर तक निकल के आता है। आप किसी तेज मतलब तेज से मुराद ये कि ज्यादा करंट वाली चीज को आप खींच के देखें, पहले पंखे का ही खींच के देख लें तो आपको पता चल जाएगा। कोई ब्रैकेट फैन का प्लग हो, वो आप जरा खींच के देखें तो आपको मालूम हो जाएगी बात। तो जब भी कहीं करंट का पाथ हो और ज्यादा करंट हो, ज्यादा करंट का मतलब हैवी वोल्टेज है, ज्यादा करंट वहां से आ रहा है, तो आप अगर उसके पाथ को इंटरप्ट करेंगे तो वहां पर आर्किंग पैदा होगी। और ये जगह तो घूम रही है, यानी जब कम्यूटेटर सेगमेंट शॉर्ट करता है तो एक इंस्टेंट पे करता है और अगले इंस्टेंट पे वो ओपन कर देता है। तो अगर शॉर्टिंग पर हैवी करंट फ्लो हो जाए और अगले इंस्टेंट में वो उसको ब्रेक कर दे तो वहां पर जबरदस्त किस्म का स्पार्क पैदा होगा। और सोचो कि प्लग को आपने निकाला तो वंस स्पार्क पैदा हुआ तो बस ठीक है, मगर अगर मैं आपसे कहूं कि आप इतना तेज से प्लग लगा रहे निकाल रहे लगा रहे निकाल रहे लगा रहे निकाल रहे हैं, तो वो तो स्पार्किंग मुस्तकिल होना शुरू हो जाएगी, तो बहुत डेंजरस है। तो होता क्या है कि हम ऐसी जगह पे कार्बन बुशेस को फिक्स करते हैं ताकि कम्यूटेटर सेगमेंट्स हमारे जब स्विचिंग करें तो उस वक्त वहां पर वोल्टेज ही जीरो हो, तो करंट ही फ्लो नहीं होगा, चाहे शॉर्ट सर्किट भी कर दें आप। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो इंटरप्शन ऑफ पाथ नहीं होगा। तो वो जगह आइडियल होती है न्यूट्रल प्लेन की। ये है वो न्यूट्रल प्लेन। इस न्यूट्रल प्लेन के ऊपर अगर हम ऐसी जगह पर कार्बन ब्रशेस फिक्स करें कि कम्यूटेटर सेगमेंट्स यहां पर जब स्विच मारें तो इस जगह पर अगर वो शॉर्ट होंगे तो ईएमएफ चूंकि यहाँ पर जीरो है, क्योंकि ये न्यूट्रल प्लेन है, तो ईएमएफ जीरो है, तो हमारा यहाँ पर कोई शॉर्ट होने के बावजूद भी हैवी करंट, यानी चलो फिलहाल यही कहोगे कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो आर्किंग स्पार्किंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तो होता है नॉर्मल सिचुएशन। मगर अगर हम मशीन में यहाँ पर अपना सिस्टम लगाएं कि इधर हमने कार्बन ब्रशेस फिक्स किए और कंप्यूटर सेगमेंट यहाँ पर स्विच करने वाले थे, और हुआ ये कि यानी कि मींस दैट कार्बन ब्रश आपने एक यहाँ लगा दिया, या चले दो लगा लें, या जितने भी आप पोल मशीन, फिलहाल तो दो पोल मशीन है ना, तो दो ही मैं मिसाल ले रहा हूँ कि अगर कार्बन ब्रशेस आपने यहाँ लगाया और कंप्यूटर सेगमेंट्स को आप यहाँ पर शॉर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन लोड की वजह से न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट हो गया आपका, तो होगा क्या कि आपके कार्बन ब्रशेस जिस प्लेस पर उनको शॉर्ट करेंगे कंप्यूटर सेगमेंट्स को, न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट होने की वजह से हमारा जो जीरो प्लेन है वो यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो जीरो नहीं रहा, यहाँ पर कोई फाइनाइट वोल्टेज आ जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा क्या होगा कि जैसे ही न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट होगा, हमारा जहां जहां पर जीरो वोल्ट होना चाहिए था वहां जीरो नहीं होगा, और शॉर्टिंग की वजह से यहाँ पर हैवी करंट फ्लो होगा। और चूंकि एक इंस्टेंट पे कार्बन ब्रश स्विच इसको शॉर्ट करेंगे, अगले इंस्टेंट पर वो हटा देंगे, तो अचानक आर्क पैदा होगी, जो जाहिर है कार्बन ब्रश की लाइफ के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। देखिए यही बात वो यहाँ कह रहा है, पढ़ लेते हैं इसको। हेलो, आप लोग साथ हैं मेरे? हेलो, जी सर। पढ़िए जरा। द कम्यूटेटर मस्ट शॉर्ट आउट कम्यूटेटर सेगमेंट्स जस्ट एट द मोमेंट व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस देम इज इक्वल टू जीरो। ये वो जगह है जहां होना चाहिए। इफ द ब्रुशेस आर सेट टू शॉर्ट आउट कंडक्टर्स इन द वर्टिकल प्लेन, अगर ब्रुशेस को हम वर्टिकल प्लेन पर ऐसे सेट करें कि वो कंडक्टर को वहां शॉर्ट कर रहा हो, then the voltage between segments is indeed zero until the machine is loaded, यानी जब तक लोड नहीं हो करता वहां तक तो सही है। When the machine is loaded, the neutral plane shifts, the brushes short out commutator segments with a finite voltage across them. जैसे ही न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट होगा लोड की वजह से,
तो जब ब्रश कम्यूटेटर सेगमेंट को शॉर्ट करे होंगे तो वहां जीरो नहीं बल्कि कुछ फाइनाइट वोल्टेज होगा। द रिजल्ट इज अ करंट फ्लो सर्कुलेटिंग बिटवीन द शॉर्टेड सेगमेंट्स, ठीक है, करंट फ्लो कर जाएगा शॉर्टेड सेगमेंट्स में, एंड लार्ज स्पार्क, यहां से पढ़ें, लार्ज स्पार्क एट द ब्रशेस when the current path is interrupted as the brush leaves the segment, क्योंकि मशीन तो घूम रही है, जैसे ब्रश शॉर्ट करेगा करंट स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगले ही इंस्टेंट पे ब्रश लीव कर जाएगा। जैसे ही ब्रश लीव कर रहा होगा तो हाई करंट का पाथ इंटरप्ट होगा और एक स्पार्क पैदा होगा। द एंड रिजल्ट इज आर्किंग एंड स्पार्किंग एट द ब्रशेस। दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम since it leads to drastically reduced brush life, pitting of the कम्यूटेटर सेगमेंट्स एंड हायर मेंटेनेंस कॉस्ट। जाहिर है ब्रश की लाइफ खराब होगी, कम्यूटेटर सेगमेंट्स गर्म होकर खराब होंगे और बहुत ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। और जाहिर है यार, कोई मशीन चल रही हो और उसमें से आर्किंग स्पार्किंग निकल रही हो तो ये कोई अच्छी मशीन तो नहीं होती ना। Notice that this problem cannot be fixed even by placing the brushes over the full load neutral plane, because then they would spark at no load। नहीं, ये सीधी सी बात है। उसने कहा अगर आपके फौरन जहन में एक बात आए कि यार कार्बन ब्रशेस को हम इधर, यानी कि इधर आए, हम कहें कि यार कार्बन ब्रशेस को यहाँ लगाने के बजाय यहाँ लगा दो। अगर कार्बन ब्रशेस को हम यहाँ लगा देंगे तो बहुत अच्छा, कि जब ये मशीन लोड पे चलेगी तो न्यूट्रल प्लेन यहाँ आ जाएगा तो कोई आर्किंग स्पार्किंग नहीं होगी। मगर उसका मतलब ये है कि फिर नो लोड पे आर्किंग होगी, क्योंकि जब आप यहाँ लगा देंगे तो यहाँ पर भी तो यहीं लगे हुए होंगे। जब आप यहाँ लगा देंगे तो न्यूट्रल प्लेन पर यहाँ होगा, तो इसमें यहाँ पर फाइनाइट वोल्टेज होगा। तो जो चीज यहाँ पर कार्बन ब्रशेस होने की वजह से न्यूट्रल प्लेन की शिफ्ट होने पर आ रही है, वो बगैर शिफ्ट हुए आ जाएगी। यानी कि अगर आप कार्बन ब्रशेस को शिफ्ट करेंगे तो नो लोड पे वो आर्क करेगा पैदा, तो मसला वहीं का वहीं रह जाएगा। आखिर में वो कह रहे हैं कि इन एक्सट्रीम केसेस द न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट कैन इवन लीड टू फ्लैश ओवर इन द कम्यूटेटर सेगमेंट्स नियर द ब्रशेस। ये खास चीज हो सकती है कि अगर न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट हुआ और आर्किंग स्पार्किंग होने लगी, मगर वो कह रहे हैं कि ये फ्लैश ओवर कब होगा कि द एयर नियर द ब्रशेस इन द मशीन इज नॉर्मली आयोनाइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्पार्किंग ऑन द ब्रश। कि जब मुसलसल आर्किंग स्पार्किंग होने लगेगी तो जो एयर है ब्रशेस के आसपास की वो भी आयोनाइज हो जाएगी। तो उनके आयोनाइज होने की वजह से क्या हो रहा है कि आयोनाइज का मतलब ये होता है कि वो कंडक्टर बन गया। तो अगर आसपास की एयर आयोनाइज हो गई तो मींस सारे ब्रशेस एक दूसरे से शॉर्ट होने का इम्कान हो गया, क्योंकि एयर ही आयोनाइज हो गई है। तो मेरे भाई होगा ये कि अगर ये चीज हुई और ज्यादा आयोनाइज हुई और वो शॉर्ट हो गई तो फ्लैश ओवर अकर्स when the voltage of adjacent commutator segments gets large enough to sustain an arc in the ionized air above them। यानी कि जो adjacent commutator segments हैं उस पे वोल्टेज इतना हो कि उस आयोनाइज्ड एयर को एज अ पाथ, एज अ कंडक्टर पाथ इस्तेमाल करते वो एक आर्क को सस्टेन कर जाए। तो होगा क्या कि एक कम्यूटेटर सेगमेंट से दूसरी कम्यूटेटर सेगमेंट में जबरदस्त किस्म की आर्क पैदा हो जाएगी, और वो आर्क क्या करेगी, इफ फ्लैश ओवर अकर्स द रिजल्टिंग आर्क कैन इवन मेल्ट द कम्यूटेटर सरफेस। तो वो आर्क इतनी जबरदस्त हो सकती है कि वो कम्यूटेटर सेगमेंट को मेल्ट कर दे। तो फिर तो ये तो पूरी, यानी मोटर मोटर समझे पिघल गई। मोटर की कोई चीज मेल्ट हो जाए तो यानी मोटर पिघलना शुरू हो गई। तो इतना बड़ा ये प्रॉब्लम बन सकता है आर्किंग स्पार्किंग का, कि आसपास की एयर अगर आयोनाइज हो गई तो वो तो कंडक्टर बन जाएगी, फिर तो सभी कुछ शॉर्ट हो जाएगा। तो फिर तो करंट ऐसा फ्लो करेगा कि जब आप मोटर खोलेंगे तो अंदर सब कुछ एक पिघला हुआ सब आपको मिलेगी चीजें, कि बोले ये पूरी मोटर ही खत्म हो गई। तो ये काफी बड़ा हमारे पास प्रॉब्लम है, जो कि किस लिए आ रहा है, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से आ रहा है, न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट होने की वजह से। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सबको बात? यस सर। टाइम है हमारे पास? ओवर। अभी क्लास है आप लोगों की? क्लास तो नहीं है, बस 2 मिनट की चीज है, ये कर लें ताकि हमारा एक आर्मेचर रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। दूसरा इफेक्ट है फ्लक्स वीकनिंग इफेक्ट। ये बहुत छोटा सा है इसलिए मैं इसको भी 2 मिनट में करवा देता हूँ, बाकी सोल्यूशन फिर हम कल देखेंगे। फ्लक्स वीकनिंग इफेक्ट, मुझे सिर्फ एक बात बता दें आप कि ये जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन हुआ था, तो आर्मेचर रिएक्शन ने क्या कहा था कि जब लोड होगा तो करंट आएगा, करंट आएगा तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनल फील्ड को डिस्टॉर्ट कर देगी। दिस इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। तो अब मेरा सवाल ये है आपसे कि डिस्टॉर्ट करेगी तो वो फील्ड को वीक करेगी कि स्ट्रॉन्ग करेगी? जल्दी से बताओ। तो वीक करेगी। है कैसे पता? सर किसी को डिस्टॉर्ट कर रही है, वो स्ट्रॉन्ग तो नहीं करेगी ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नहीं यार। अच्छा एक बात बताओ, अगर कहीं वीक, कहीं कोई फील्ड मौजूद है और कोई दूसरी आकर उसको स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दे तो ये डिस्टॉर्शन कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? सर वो केस अलग होगा, अब यहाँ पर तो वो नहीं हो यार रहा मेरा ना। सवाल ये है, जो मैं सवाल पूछता हूँ ना अमूमन उसका आंसर यस और नो होता है। मेरा सवाल ये था कि अगर कोई फील्ड कहीं मौजूद हो और दूसरी कोई आकर उसको स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दे तो ये डिस्टॉर्शन कहलाएगी कि नहीं? इसका आंसर यस और नो होता है। यस
यस सर, यस सर। दैट्स इट भाई। फील्ड स्ट्रॉन्ग या वीक से हमारा गर्ज तो नहीं है ना। हमने एक फील्ड रखी हुई है, वो डिस्टॉर्ट होने का मतलब है कि उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। अब चेंज प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो हमें इससे गर्ज नहीं फील्ड स्ट्रॉन्ग हो रही है या वीक हो रही है, हमें इससे गर्ज है ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो रही है, इसको डिस्टॉर्शन कहते हैं। बात समझ में आई? और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि एक जगह पर वो क्या कर रही थी, ऐड, और दूसरी जगह दूसरी जगह पे सब्ट्रैक्ट वो कर क्या रही कर थी। रही थी, सबट्रैक्ट। तो भाई नेट रिजल्ट क्या होगा? 0। जीरो, बिल्कुल ठीक। भाई नेट रिजल्ट तो जीरो नहीं होना चाहिए, बताएं आप लोग। जी सर। नेट रिजल्ट तो जीरो होना चाहिए ना। तो ये हजरत फरमा रहे हैं फ्लक्स वीकनिंग इफेक्ट। मेरे भाई अगर मैं ग्राफ बना दूं, ग्राफ हमारे पास कैसा होता है, ये था फ्लक्स और ये थी हमारे पास एमएमएफ। ये वही है जो पहले दिन हमने किया था, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ यार ध्यान से पढ़ा करो, पहले दिन वाली बात आ गई। ये देखें ये ग्राफ कैसा था, ये, अरे यार ये ग्राफ कैसा था, ये याद है आपको? अब आप कहें कि मैं इसमें फ्लक्स वीकेंड करूंगा, तो मेरे भाई जितना फ्लक्स वीकेंड होगा उतना ही स्ट्रांग होगा, नेट इफेक्ट बिल्कुल जीरो होगा, जैसे कि एहरार ने फरमाया। ठीक है। हमारा ग्राफ कैसा होता है, लीनियर, और फिर उसके बाद क्या कर जाता है, बताएं क्या कर जाता है, सैचुरेट। ऐसे ही था ना यार, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जल्दी से बताओ मैग्नेटाइजेशन जी कर्व। सर। यस सर। अच्छा, अगर ये पढ़ा था आपने, तो मसला ये होता है, हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है कि हम जो अपने मशीन को ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, वो नॉर्मली हम इस लीनियर रीजन में हम परफॉर्म नहीं कर रहे होते। हम कहीं इस रीजन में परफॉर्म करते हैं जहां पर हमें फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा मिलता है, मगर वो थोड़ा सा नॉन लीनियर होता है। तो इस नॉन लीनियर रीजन में अगर मैं गौर करूं, तो आप देखें कि ये पोल एमएमएफ है, ये आर्मेचर एमएमएफ है। यानी ये वो जगह है जहां पर वो उसको माइनस कर रही है, और ये वो जगह है जहां पर वो उसको प्लस कर रही है। तो माइनस और प्लस बराबर कर रही है, क्योंकि जाहिर है वो जहां से अभी हमने देखा था जितना ऐड करेगी उतना ही सब्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, ये हमारी एमएमएफ बराबर है। मगर चूंकि ऊपर ग्राफ लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, तो आप देखें कि जो प्लस कर रही है उसका इफेक्ट फ्लक्स में कितना आ रहा है, ये इफेक्ट आ रहा है फ्लक्स में, यानी इतना फ्लक्स बढ़ रहा है। और जो माइनस कर रही है उसका इफेक्ट फ्लक्स में कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ये फ्लक्स कम हो रहा है। क्योंकि आपका अगर आप यहाँ ऑपरेट कर रहे होते ना इस रीजन में, तो बिल्कुल एहरार की बात सही थी कि जितना बढ़ेगा उतना ही गिरेगा, नेट इफेक्ट विल बी जीरो। मगर जीरो। हम चूंकि ऑपरेट कर रहे होते हैं नी ऑफ द कर्व में, नॉन लीनियर रीजन में, क्योंकि हमें फ्लक्स ज्यादा चाहिए, क्योंकि इधर आएंगे तो फ्लक्स वैसे ही मर जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि बढ़ाते वक्त इतना फ्लक्स नहीं बढ़ रहा जितना घटाते वक्त फ्लक्स घट रहा है। तो इट मींस अगर मैं इनका नेट इफेक्ट आपसे पूछूं, तो क्या ये चीज हमारे पास होगी या नहीं होगी, फ्लक्स वीकनिंग इफेक्ट, बताइए। यस सर। यस सर, यही जो हमने प्लस है। किया था उससे जो फ्लक्स बढ़ा वो इतना है, और जो हमने माइनस किया उससे जो फ्लक्स घटा वो इतना है। तो घटना बढ़ने से ज्यादा था। यानी अगर 5 वेबर से 2 वेबर बढ़ा है, 5 वेबर से 3 वेबर गिरा है, तो अगर हम एवरेज निकालेंगे तो ओवरऑल 5 से गिरेगा ही, यानी फ्लक्स जो है वो वीकेन हो जाएगा। और फ्लक्स वीकनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कहां पर, मोटर और जनरेटर दोनों में। मोटर और जनरेटर दोनों में ये बात पूरी लिखी हुई है। आखिरी जुमला, फ्लक्स वीकनिंग कॉजेस प्रॉब्लम्स इन बोथ जनरेटर एंड मोटर। लेकिन क्या होते हैं जनरेटर में, तो सिंपल इफेक्ट है कि अगर फ्लक्स वीकेन होगा तो उसका वोल्टेज गिर जाएगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ई इंड्यूस किसके बराबर है, 2/पाई फाई ओमेगा। फाई गिरने का मतलब ई गिर गया, यानी जनरेटर का वोल्टेज ही गिर गया, तो बात ही खत्म। मगर मोटर में ये इफेक्ट सिर्फ, यानी जनरेटर में तो ये इफेक्ट ये हो रहा है ना कि उसकी परफॉर्मेंस गिर रही है, मोटर में परफॉर्मेंस तो गिर ही रही है, मगर बहुत एक और डेंजरस इफेक्ट होता है, वो क्या, the effect can be more serious when the flux in a motor is decreased, its speed increases, but increasing the speed of a motor can increase its load resulting in more flux weakening। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसका सिंपल अल्फाज में ये कह रहा है, मोटर में जब फ्लक्स गिरता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और मोटर की स्पीड बढ़ने का मतलब ये है कि वो ज्यादा लोड ले सकती है। तो अगर 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 ये चीज शुरू हो जाए कि मोटर का फ्लक्स गिरा, उसने स्पीड ज्यादा कर दी, स्पीड ज्यादा कर दी, लोड ज्यादा हो गया, लोड ज्यादा होने का मतलब आर्मेचर रिएक्शन ज्यादा हो गया, और आर्मेचर रिएक्शन ज्यादा होने का मतलब फ्लक्स ज्यादा वीकन हो गया, फ्लक्स ज्यादा वीकन का मतलब स्पीड और बढ़ गई, स्पीड और बढ़ गई मतलब लोड और ले लिया, लोड और ले लिया मतलब और आर्मेचर रिएक्शन, फ्लक्स और वीकन। तो ये तो एक एक चेन रिएक्शन बन गया। तो ये मोटर को थोड़ी देर के बाद इतना तेज लेके जाता है कि मोटर मोटर एक तरह से डिस्ट्रॉय कर लेती है अपने आप को। तो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है फ्लक्स का।
तो खैर, तो फ्लक्स वीकनिंग इफेक्ट काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स जनरेटर और मोटर दोनों में पैदा करेंगे। ठीक है जी, तो चलें इसको यहीं तक मैं रखता हूँ। इसको काइंडली यार मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको पढ़ लेना, प्रॉब्लम्स इन कंपटीशन। LDI/dt रह गया, हालांकि वो भी आज कवर करना था ताकि हम सिर्फ इसके फिर सॉल्यूशन पढ़ें, लेकिन अब रह गया। ये आप आर्मेचर रिएक्शन कंप्लीट लेक्चर और बुक दोनों जगह से पढ़ लेना। ठीक, ओके सर। चले बस मैं यहीं तक क्लास रखता हूँ। कोई सवाल है किसी का तो बता दे, या फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लें मुझसे। ठीक है जी सर। बस स्लेट पे भाई, मैं ईमेल नेक्स्ट टाइम स्लेट पे ही करूंगा, तो आप अपना एक्सेस ले लीजिए और लाजमी तौर पर असाइनमेंट डाल दीजिए आजकल में। ठीक है सर वो मैंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था, अभी कर दूं? कह तो असाइनमेंट रहा 2। हूँ असाइनमेंट डाल दो स्लेट पे, अपलोड कर दो। जी डाल सर। नहीं दो मतलब अपलोड कर दो। ठीक है जी सर, सही। चलें, ओके भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।